हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हमारे बीएनएस के लेक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर हमने कवर किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो बात करता है आपका साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शन। जनरली आप देखते होंगे, अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध के लिए जो जिसने अपराध किया है उसको पनिशमेंट मिलती है, यानी उसको दंड दिया जाता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको करने के बावजूद भी उसको क्या किया जाता है, सज़ा नहीं दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये कौन से ऐसी कंडीशन है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें इनको सज़ा नहीं मिलती है, ये साधारण अपवाद के अंतर्गत बताया गया है। अब ये जो पूरा साधारण अपवाद है चैप्टर 3 आपका धारा 14 से लेकर धारा 44 तक में है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। पहला पार्ट से आपका धारा 14 से लेकर धारा 33 तक, जिसमें बताया गया है कि आपके विधि यानी कि सद्भावनापूर्वक अगर आप कोई कार्य करते, दुर्घटना हो जाती है, उसमें कोई अपराध होता है या फिर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट रहेगा वो है आपका प्राइवेट डिफेंस के बारे में। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस के बारे में, अगर आप अपने आत्मरक्षा करते हुए किसी का जान ले लेते हैं या फिर कुछ उसको घोर उपाधि कर देते हैं, उपाधि कर देते हैं, तो उसमें वहाँ पे आपको सज़ा नहीं मिलती है। ये हो गया आपका साधारण अपवाद से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट। अब इसको हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, धारा 14 से लेकर धारा 44 तक है, जिसमें हम धारा 14 से लेकर 33 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये अपवाद जो बताया गया यानी साधारण अपवाद बताया गया है, अब इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी आता है आपका इस साधारण अपवाद, यानी अपवाद के अंदर 2 तरह के हो गए, एक साधारण अपवाद, एक विशेष अपवाद। साधारण अपवाद में आप देखोगे जो आपका चैप्टर 3 है, और वहीं हम बात करें अगर आईपीसी की, तो आईपीसी का चैप्टर 4, ये दोनों सेम हैं, यानी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है चैप्टर 3 के बीएनएस में और चैप्टर 4 आईपीसी में। पूरा का पूरा यहाँ पे उतार दिया गया है। दूसरा आता है विशेष अपवाद। विशेष अपवाद में 2 तरह से आते हैं। पहला तो आता है जो अपूर्ण बचाव देता है, यानी कि बचाव तो देता है लेकिन पूरी तरह से नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ अपराध किया होगा तो आपको सज़ा तो मिलेगी लेकिन कम मिलती है। ठीक है, जैसे धारा 101 आप देखोगे, उसमें कुछ बताया है, जैसे हत्या है। ठीक है, हत्या के लिए ना उसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं, तो उसको आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे बचाव मिलता है, तो वो एक अपवाद हो गया, अपूर्ण बचाव हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और है धारा धारा 356 जो मानहानि की बात करता है। और इसी तरह आप देखोगे जो सेक्शन 499 था, ठीक है, 499 जो आईपीसी का था, उसमें क्या बताया गया था, मानहानि बताया गया था, उसमें भी अपवाद बताए गए थे, और उसी अपवाद को यहाँ पे ला के कहाँ कर दिया गया है, धारा 356 बीएनएस में। तो 356 में क्या बताया गया, मानहानि बताई गई, और उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई, कुछ कंडीशन बताए गए हैं, कुछ अपवाद बताए गए हैं कि अगर आपने किसी की मानहानि की और आपकी जो मानहानि किया है और आपका जो मानहानि अपवाद के अंतर्गत आता है, यानी जो 499 अपवाद बताए गए थे आईपीसी में, और यहाँ बीएनएस में 356 में जो अपवाद बताए गए हैं उसके अंतर्गत अगर आता है आपका एक्ट, जो आपका कृत्य किया गया है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, पूर्ण बचाव दिया जाता है। तो ये हो गया आपका साधारण अपवाद और विशेष अपवाद। तो यहाँ पे तो हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साधारण अपवाद डिस्कस करेंगे, ना कि यहाँ पे विशेष अपवाद के बारे में। ये जो हत्या वगैरह के बारे में है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर आएगा उस टाइम पे। अब बात देखिए, अब एक और है प्रोफेसर कैनी। प्रोफेसर कैनी क्या कहते हैं, आपराधिक उत्तरदायित्व से विमुक्त करने की स्थितियाँ, यानी कि जो ये आपका साधारण अपवाद है वो क्या करता है, ये आपराधिक उत्तरदायित्व से, यानी जो अपराध आपने किया है उसके दायित्व से, यानी आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको दंड से क्या हो जाता है, विमुक्त कर दिया जाता है। ये कहते हैं आपका प्रोफेसर कैनी के द्वारा कहा गया था। अब यहाँ पे देखिए साधारण अपवाद, साधारण अपवाद भी कई तरीके से यहाँ पे
डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका धारा 14 और धारा 17। ये जो धारा 14 और धारा 17 है, ये किसके बारे में बात करता है? भूल के बारे में। यानी कि आपने भूल से कोई ऐसा कार्य कर दिया, मिस्टेक हो गई आपकी। मिस्टेक दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी फैक्ट की यानी तथ्य की भूल होती है, दूसरी होती है लॉ की यानी कि विधि की भूल होती है। अब जो फैक्ट की जो आप बात करें, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसके लिए तो आपको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसा कहा कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण मैंने ऐसा अपराध किया है तो मुझे इस धारा 17 के तहत मुझे छूट प्रदान की जाए, दंड ना दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, चोरी की कहीं, ठीक है। अब चोरी करने के बाद आप कहते हो कि मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए दंड दिया गया है, यानी दंड निर्धारित है, चोरी करना एक अपराध है, तो आप यहाँ से ये नहीं बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में अगर कोई कानून बनता है और उसके बाद जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे आप विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं यहाँ या फिर मैं भारतीय नागरिक हैं, आपको पता है कि ऐसा कानून लागू है, ऐसा मान लिया जाता है, डीम्ड है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए आप इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपको ये नहीं पता था कि चोरी करना एक अपराध है। ये हो गया आपका सेक्शन 14 और 17 जो आपका धारा 76 में और साथ ही साथ धारा 79 में आईपीसी में बताया गया था। सेक्शन 14 कहाँ बताया गया था? 76 ऑफ आईपीसी। और सेक्शन 17 कहाँ बताया गया था? आपका सेक्शन 79 में। आ गई बात समझ में? दूसरा आता है आपका न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य यानी कि न्यायालय के किसी आदेश दिया जाता है, ठीक है। न्यायालय ने, अगर मान लीजिए जज साहब है, ठीक है, जज साहब ने किसी को मृत्युदंड दे दिया, तो मृत्युदंड दे दिया यानी कि ऐसा तो उनको है नहीं कि उनको भी सज़ा होगी कि भाई सामने वाले क्यों ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पे जो जज होते हैं उनको छूट मिलती है। साथ ही साथ जो न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए, जैसे मान लीजिए जो जल्लाद होते हैं, जल्लाद क्या करता है? फांसी पे लटकाता है। जैसे ही सज़ा हुई न्यायालय से, उसके बाद जब फांसी पे लटकाने का काम कौन करता है? जल्लाद करता है। तो जल्लाद को छूट कहाँ से मिलती है? सेक्शन 16 से मिलती है। क्यों? यहाँ पे बताया गया है कोई न्यायिक कार्य है, यानी कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत वो एक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको यहाँ पे छूट मिलती है। और ये जो धारा 15 और 16 है, ये आईपीसी में कहाँ बताया गया था? आईपीसी में बताया गया था आपका सेक्शन 77 और 78। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है धारा 18 जो दुर्घटना होती है, यानी कि आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल एक्ट कर रहे हैं, विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, सभी तरह के सावधानियां बरत रहे हैं। आपने वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ से ना निकले, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, पत्थर गिराए जा रहे हैं, आपने सबको पूरी चेतावनी दे दी, फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 18 के तहत आपको प्रोविजन का लाभ दिया जाता है, यानी कि आपको छोड़ दिया जाता है दंड। लेकिन यहाँ पे जो साबित करने का भार होता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? एक्यूज्ड पे होगा। ये एक्यूज्ड बताएगा कि मैंने पूरी सावधानी बरती थी, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विधिक रूप से कार्य कर रहा था। ये सब साबित करने के बाद ही उसको यहाँ पे क्या होगा? उसको इस धारा का लाभ दिया जा सकता है। तो पूरे जो जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, जो साधारण अपवाद है, सभी में आपको क्या होगा? जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर ही होता है। लेकिन यदि न्यायालय ऐसा चाहे, ठीक है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पे इसका लाभ देना चाहिए जनरल एक्सेप्शन का, तो यहाँ पे दे सकती है। वो जो दस्तावेज आएंगे, जो डॉक्यूमेंट आएंगे, जो एविडेंस आएंगे, उसके बिहाफ पे ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे साधारणतः पे अगर प्रिज्यूम किया जाए तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होता है। उसके बाद आता है आवश्यकता, यानी कि आपने जो कार्य किया है वो आपका कार्य अपराध तो है, लेकिन वो कार्य करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बड़ी हानि को रोकने के लिए आपने छोटी हानि की है, यानी कि अगर आप वो छोटी हानि नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, या तो सांपत्तिक नुकसान हो जाता या फिर आपके जो शारीरिक नुकसान हो जाता। इसको हम आगे पूरा सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपको कैटेगराइज कर दिया है मैंने कि हर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है मानसिक अक्षमता, यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो, वो सोचने समझने की शक्ति उसके पास ना हो। ये आता है आपका धारा 20 से धारा 24 तक के प्रोविज़न के बारे में। तो जो आपका धारा 20 है, ठीक है, ये कहाँ पे बताया गया? धारा 82
और धारा 83 जो आईपीसी है उसको कहाँ पे ला के रख दिया गया है, धारा 20 और धारा 21 में। ये हो गया आपका, यानी कि जो आपने सुना होगा डोली इन कैपेक्स, यानी कि जो व्यक्ति, जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है, वो सोचने की समझने की शक्ति उनमें होती नहीं है, इसलिए उनको क्या किया, यहाँ पे छूट दिया जाता है। उसके बाद धारा 25 से लेकर धारा 30 तक में क्या बताया गया, सहमति और बिना सहमति के साथ यहाँ पे कार्य करना। उसके बाद आता है सद्भावनापूर्वक सूचना, यानी कि आपने किसी को सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में क्या किया है, किसी को सूचना दी है और उस सूचना के जरिए उसको इतनी खुशी हो जाए कि वो मरी जाए। तो यहाँ पे क्या है भाई, उसने तो क्या किया, आपने उसके सद्भाव पूर्वक उसने क्या किया, सूचना दिया है उसके खुशी के लिए, उसके तो ये कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई जिसके कारण वो मर गया। तो यहाँ पे उसको क्या होगा, यहाँ पे कोई अपराध नहीं है। उसके बाद आता है भय के अधीन कार्य। अगर भय के अधीन कोई कार्य किया जा रहा है तो उसके बारे में, तुच्छ कार्य अगर किया जा रहा है तो तुच्छ कार्य पे विधि ध्यान नहीं देती है। अब ये तुच्छ कार्य होता क्या है, ट्रिफलिंग एक्ट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है धारा 34 से धारा 44 निजी प्रतिरक्षा में जो कार्य किए जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका कुछ कैटेगराइज। अब बात करते हैं भूल के बारे में। भूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये जो मिस्टेक है, मिस्टेक को पहले ही ला के रख दिया है कि आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब ये जो प्रोफेसर स्टोरी हैं, प्रोफेसर स्टोरी क्या कहते हैं, भूल से अभिप्राय एक ऐसी निरुद्देश्य कार्य अथवा लोप से है जो अज्ञान, विस्मय अथवा गलती से किए गए विश्वास के कारण हुई हो। यानी कि आप कोई ऐसी भूल कर रहे हो, भूल से कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, आपका इंटेंशन ही नहीं है, जो उसका जो परिणाम निकल रहा है आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो चीज़ हो। ठीक है, आपने भूल से किया, आपने मिस्टेक के कारण वो क्या कर दिया, कोई कार्य कर दिया या फिर लोप कर दिया, एक्ट ही कर दिया या फिर ओमिशन कर दिया, तो वो क्या है, क्या कहलाती है, वो भूल कहलाती है। अब भूल भी देखिए, यानी कि जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक भी दो तरह की होती है, अभी मैंने बताया था। पहला आता है विधि की भूल और दूसरा आता है तथ्य की भूल। विधि की भूल क्या होती है, क्षम्य नहीं होती है, तथ्य की भूल क्षम्य होती है। अब यहाँ पे देखिए, पहला विधि की भूल। विधि की भूल जो है एक मैगजीम है, लैटिन मैगजीम है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसका मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप विधि का एक्सक्यूज कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कार्य करना अपराध है, ठीक है, ऐसा कार्य करना अपराध है और इसके लिए दंड निर्धारित किया गया है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मुझे इसका लाभ दिया जाए यहाँ का, ठीक है, और मुझे दंड ना दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक्सक्यूज आप कतई नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है विधि की भूल के बारे में, या फिर ये पूछ लेगा इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे कि विधि की भूलें क्षम्य नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तथ्य की भूल के बारे में। अब तथ्य की भूल के बारे में क्या कहता है कि इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेड, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज गुड एक्सक्यूज। ये अच्छा एक्सक्यूज हो सकता है कि आपने क्या किया है, किसी फैक्ट के भूल में आपने कोई एक्ट कर दिया, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज गुड एक्सक्यूज। तथ्य की भूल क्या है, ये क्षम्य होती है, एक्सक्यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए तथ्य की भूल के बारे में ना, एक यहाँ पे केस था गोपालिया कालिया का, जो 1923 का केस था। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है। अब ये पुलिस ऑफिसर को क्या किया जाता है, न्यायालय के द्वारा एक वारंट दिया जाता है। वारंट दिया जाता है कि जाके किसी ए नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करके लाया जाए बॉम्बे से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पुलिस वाला है वो बॉम्बे पहुँचता है, और बॉम्बे पहुँचने के बाद इसके पास, घर के पास ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, बाई नाम का। अब इसने पूरी इंक्वायरी की, इसने इसको लगा कि ये जो बाई नाम का व्यक्ति है ये कौन है, वही ए नाम का व्यक्ति है जिसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ठीक है, हो सकता है जैसे अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, इसने क्या, इसको ऑर्डर किया हुआ था न्यायालय के द्वारा कि एक अजय नाम का व्यक्ति है,
उसको क्या किया जाए, बॉम्बे से गिरफ्तार करके लाया जाए, एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया गया। तो उस एड्रेस पे पहुंचा पुलिस अधिकारी, और उस एड्रेस पे ना उसके बगल में एक और अजय रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है दोनों का सरनेम चेंज हो, लेकिन इसका दोनों का नाम अजय ही था। अब इसने पूरी जांच पड़ताल की, अजय के बारे में पूछा तो किसी ने बताया कि हाँ अजय यहाँ पे रहता है। अब गिरफ्तार इसको करना था, लेकिन किसको लेके चला गया, इस व्यक्ति को लेके वह व्यक्ति चला गया। बाद में पता चलता है कि ये जो व्यक्ति को लाया गया गिरफ्तार करके, उसको तो गिरफ्तार करना ही नहीं था, वो तो किसी एक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं, किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है ना, उस पुलिस अधिकारी को इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती कि सदोष अवरोध करने के लिए, कि किसी को गलत तरीके से उसको पकड़ के रखा है। यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट की यहाँ पे भूल हो गई है, यही तथ्य की भूल हुई है, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, इसको क्षमा कर दिया जाता है। यानी जो पुलिस वाला है वो इस तथ्य की भूल के कारण वो सुरक्षित है, यानी उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो दोषी नहीं कहलाएगा। ये है आपका गोपालिया कालिया का केस। आई होप आपको ये तथ्य की भूल और विधि की भूल आसान भाषा में समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं धारा की। अब जो सेक्शन है वो क्या है, विधि द्वारा आबद्ध, जो सेक्शन 14 है, ये पहले जो आईपीसी था उसमें कहाँ पे था, सेक्शन 76 में था, धारा 76 में था। अब कहाँ पे आ गया है, धारा 14 में आ गया है। तो विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, या तो जैसे पुलिस ऑफिसर है वो तो क्या था, विधि द्वारा आबद्ध था किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, या फिर तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है कि मुझे ऐसा विधि द्वारा आबद्ध किया गया है, ठीक है, उसको ऐसा विश्वास करने का कारण है उस व्यक्ति को। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर वो कोई अपराध कर भी देता है तब भी उसको क्षमा कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध होगा, या फिर उसको तथ्य की भूल होगी, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक सैनिक है, ठीक है, अब इसका जो सुपीरियर कमांडर है, ठीक है, सुपीरियर कमांडर क्या कहता है, इसको आदेश देता है कि यहाँ पे जाके सामने क्या किया करे, गोली चलाए। अब ये जो सैनिक होते हैं ये क्या होते हैं, बाउंड होते हैं कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के जो ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो अप करना। तो यहाँ पे उसको फॉलो अप करते हुए क्या कर देता है, गोली चला देता है, सामने वाले की क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, घोर उपत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जो सैनिक है इसको यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यह आबद्ध था, बाउंड था, बाउंड बाय लॉ था, यानी कि विधि के द्वारा ये आबद्ध था, इसलिए इसको कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। क्यों, क्योंकि जो सैनिक होते हैं उनको तो ड्यूटी होती है कि सुपीरियर ऑफिसर उनका जो भी है, सुपीरियर कमांडर जो भी है, उनसे जो भी काम करवाएंगे वो उनको करना पड़ेगा, जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 14। अब इसी के साथ एक सेक्शन आप पढ़ लो सेक्शन 17। ठीक है, 14 के साथ कौन सा, 17 पढ़ना है। अभी ऊपर के 2 सेक्शन बचे हैं उसको पढ़ेंगे। तो विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अभी हमने पढ़ा था कि बाउंड बाय लॉ था, अब क्या है, जस्टिफाई बाय लॉ है, यानी कि विधि द्वारा न्यायानुमत है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति है, अब एक और व्यक्ति था, अब ये जो जाता है यहाँ पे इसका मर्डर करने जाता है, चाकू लेके जा रहा है, ठीक है, अब इसके चाकू लेके जा रहा है यहाँ पे इसको मर्डर करने के लिए। यहाँ पे जैसे इन दोनों की लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक थर्ड पर्सन आता है, वो थर्ड पर्सन क्या करता है, यहाँ पे जब जैसे ही चाकू मारने की कोशिश करता है तो ये जो व्यक्ति है उस चाकू को अपने पास ले लेता है, उससे छुड़ा लेता है चाकू को। तो जो थर्ड पर्सन आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको मार रहा है, फर्स्ट पर्सन को मार रहा है जो चाकू लेके आया था। ठीक है, उसको क्या हुआ, यहाँ पे उसको ऐसा लगा इसके तथ्य की भूल हुई, और उसको ये भी है जस्टिफाइड बाय लॉ है कि उसको क्या करना चाहिए, इसको पकड़ के जेल में भी ले जाना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो उसको जेल में ले जा सकते हैं। तो ये क्या किया, जिसने चाकू छुड़ाया था ना उसी को लेके जेल में पहुंच गया, और बाद में पता चला कि ये तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे उससे चाकू छुड़वाया था, बाकी मारने तो दूसरा आया था जो भाग गया वहाँ से।
ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत समझ रहा था और अपने आप को विश्वास करने का कारण था उसके पास कि यहाँ पे उसको बचाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधि द्वारा न्यायानुमत। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल कारण, ना कि विधि की भूल कारण। यहाँ पे लिखा है ना कि विधि के भूल के कारण, सिर्फ तथ्य की भूल के कारण है। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। और सद्भावपूर्वक विश्वास करता हूँ कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि उसे विधि द्वारा क्या किया गया है, वहाँ पे उसको न्यायानुमत किया गया, जस्टिफाई किया गया कि आप ऐसे अपराध को रोक सकते हैं। भाई तो वो तो सभी की ड्यूटी होती है कि कोई भी अपराध हो रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस वाले को दे। ये तो ड्यूटी हर नागरिक की होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, विधि द्वारा न्यायानुमत होना चाहिए, या फिर अपने आप को तथ्य के भूल के कारण ऐसा मानता है अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 15। जो सेक्शन 15 है वो आईपीसी में आपको पहले कहाँ था, 77 में। ठीक है, जो 77 था अब उसको यहाँ सेक्शन 15 में कर दिया गया है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी कि जो न्यायाधीश हैं वो न्यायिक रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी कि जब वो एज ए जज क्या करते हैं, कोई एक्ट करते, जुडिशियल एक्ट करते हैं, तभी वो जज कहलाते हैं। ऐसा तो है नहीं जो प्रशासनिक कार्य करेंगे उनको भी जज बोला जाएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी कि अगर जज किसी बरामदे में यानी पेड़ के नीचे बैठ के भी जुडिशियल एक्ट कर रहा है तो तब भी वो जज कहलाता है। तो यहाँ पे न्यायिक रूप से अगर कार्य कर रहा है न्यायाधीश, तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावना पर विश्वास है कि उसके पास वह है, उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट करता है, न्यायाधीश जो है कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे उसे विधि द्वारा प्रदान की गई है कि आप किसी को 10 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हो, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हो। अब मान लीजिए उसको ऐसे भूल हुई, हो सकता है उसको सद्भावपूर्वक विश्वास हो कि मुझे यहाँ पे 6 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगाने का अधिकार है। अब वो क्या कर देता है, 6 लाख का जुर्माना लगा देता है। तो यहाँ पे उसके पास कोई ऐसा सज़ा नहीं मिलेगी उस जज को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 15 में वो संरक्षित है, वो सुरक्षित है, यहाँ पे उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सद्भावनापूर्वक विश्वास किया है कि उसको यहाँ पे इतनी पावर है, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कंडीशन के वजह से उसने ऐसा सोचा होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 15 कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी जो भी यहाँ पे ऑर्डर पास करते हैं न्यायाधीश, कोई भी निर्णय देते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे क्या है, संरक्षित है, उनको बाद में दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि आपने ऐसा निर्णय क्यों दिया, आपको इसे ऐसी पावर थी ही नहीं। उसके बाद आता है जैसे यहाँ पे न्यायिक रूप से निर्णय दिया गया, ठीक है, निर्णय दे दिया गया सेक्शन 15 में। अब सेक्शन 16 में क्या होता है, जैसे न्यायालय के निर्णय दिया गया उसके आदेश के अनुसरण में, यानी कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कोई एक्ट किया जा रहा है। अब न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी पुलिस वाले को जाके किसी का जो अपराधी है उसका घर गिरवा दो, बुलडोजर चलवा दो भैया। अब वो क्या कर रहा है, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी उस पुलिस वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने न्यायालय के जो निर्णय दिया गया था, जो आदेश किया गया था, उसके अनुसरण में वो क्या कर रहा है, वो विधिक कार्य करते हुए वो कार्य कर रहा है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, आपने जल्लाद वाला यहाँ पे कई बार सुना होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल कि यहाँ पे निर्णय दिया गया जज के द्वारा कि ये नाम का व्यक्ति है उसको 4 तारीख को फांसी दी जाए। अब यहाँ पे जैसे ही 4 तारीख आता है, यहाँ पे ए को ले जाया जाएगा, ठीक है। अब फांसी कौन चढ़ाता है, जल्लाद चढ़ाता है फांसी पर। तो जो जल्लाद फांसी पर चढ़ा रहा है, भाई किसी की जान तो ले रहा है, किसी की हत्या ही कर रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो हत्या कर रहा है ना, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। वो कहाँ पे सुरक्षित है, धारा 16 में संरक्षित है वह व्यक्ति। इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि आपने उस व्यक्ति को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य किया है, एक न्यायिक प्रक्रिया के हिस्सा है वो, इसलिए उसको कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका, यहाँ पे सेक्शन 17 तो पढ़ लिया हमने 14 के साथ। अब यहाँ पे सेक्शन इसका 17 का एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोरा घासी, 1878 का केस है, बहुत पुराना केस है।
ठीक है। इस मामले में क्या हुआ कि रात्रि में अपने ज्वार के खेत में रखवाली करते समय अभियुक्त ने एक हिलती डुलती आकृति देखी। ठीक है, यानी कि अभियुक्त जो था, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसका खेत है जिसमें ज्वार लगे हुए हैं, मक्के लगे हैं, भुट्टे लगे हुए हैं, जो भी बोलते हो आप, ज्वार लगे हुए हैं। अब उस खेत में क्या हुआ कि एक हिलती डुलती आकृति दिखाई दी। उसको लगा कि वहाँ पर भालू घुसा हुआ है या कोई जानवर घुसा हुआ है। उसने क्या किया, एक तीर चलाया। तीर चलाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जब बाद में पता चला कि जिसको तीर चलाया था वो तो एक चोर था। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं चोरी करने आया तो इसको मार दिया जाए। इसको ले क्या हुआ कि यहाँ पे तथ्य की भूल हुई कि हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा जानवर घुसा हो जिससे उसके पूरे ज्वार खा जाए वहाँ पे खेत में, इसलिए उसने क्या किया, तीर चला दिया। तो बाद में जब पता चला कि वो चोरी करने घुसा था, तो यहाँ पे उसको यहाँ आरोप लगाया गया कि उसने उसकी हत्या की है। जब उसके हत्या करने का आरोप लगाया गया तो उसने क्या किया, इसने ये साबित किया कि अभियुक्त को इस धारा का लाभ दिया जाए, क्योंकि उसको क्या हुआ, एक तथ्य की भूल हुई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था, जिसके कारण उसने तीर चलाया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसका लाभ दिया गया, इस धारा का लाभ दिया गया। उसके बाद आता है सेक्शन 18। आईपीसी में कहाँ था, आईपीसी में सेक्शन 80 में था, यानी धारा 80 में था। अब जिसको कहाँ कर दिया गया है, सेक्शन 18 में कर दिया गया है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो विधिपूर्ण है, इलीगल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। कैसा है, जो विधिपूर्ण है, विधिक रूप से यहाँ पे कोई कार्य किया जा रहा है, तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या अपराध से और किसी आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीत से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अब यहाँ पे अंडरलाइन आप क्या करेंगे कि कोई जो दुर्घटना या अपराध हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आशय या ज्ञान के बिना हो रहा है, यानी उसका कोई ऐसा इंटेंशन या नॉलेज नहीं था कि अगर हम ये एक्ट करेंगे तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी या फिर सामने वाले को घोर उपाधि या उपाधि कारित हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाएगी, तो उसका ना तो कोई इंटेंशन रहा होगा, ना ही कोई ज्ञान रहा होगा, उसको नॉलेज रहा होगा। साथ ही साथ क्या होगा, विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जा रहा होगा, उचित सतर्कता और सावधानी का भी ध्यान रख रहा होगा। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं उस अपराध के कंटेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा 18 में उसको दंड नहीं भी दिया जाएगा। जैसे क्या होता है, ये 3-4 मंजिल की यहाँ पे क्या है, घर बने हुए। अब जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा था और नीचे क्या किया जा रहा था, यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पे जो पत्थर नीचे फेंके जा रहे हैं कृपया यहाँ से दूरी बनाकर चलें। ठीक है, यहाँ से पूरी रोड थी तो यहाँ तक यहाँ क्या किया कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया और यहाँ पे चलने के लिए बोल दिया कि आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे तो कुछ पत्थर तो यहाँ पे आ गए, लेकिन क्या हुआ, एक व्यक्ति यहाँ से ही चला आ रहा था तो उस पत्थर उसके ऊपर गिर गया। जब जैसे ही पत्थर उसके ऊपर गिरा तो क्या हुआ, वहीं पर मर गया। तो यहाँ पे जो अगर ऊपर जो पत्थर फेंक रहा है ना, वो कोई अपराध उसने नहीं किया है। हाँ, उसने अपराध तो किया है, लेकिन जो अपराध है ना वो अपवाद के तहत आएगा और उस अपवाद के तहत उसको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने प्रॉपर बोर्ड लगाया था। ठीक है, सावधानी सतर्कता पूर्वक विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, विधिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा था और उसका कोई इंटेंशन, कोई नॉलेज नहीं था इस सामने वाले को यहाँ पे हर्ट करने का या ग्रीवियस हर्ट करने का, इसलिए उसको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर दुर्घटना है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बुरी घटना हो जाना, यानी कि जिसका होना कोई आशायित नहीं था लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटित हो गई, अर्थात जो दूरदर्शिता और प्रत्याशा के विपरीत घटित हो जाए, यानी कि ऐसे कोई दूरदर्शिता थी नहीं, कोई कैसी कोई सोच ही नहीं थी, कोई इंटेंशन ही नहीं था आपका, फिर भी ऐसा उसके विपरीत क्या हुआ कि कोई अपराध घटित हो गया, ये क्या कहलाता है, ये एक दुर्घटना कहलाती है। इसी तरह से ये जो प्रोफेसर स्टीफन थे, इन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पे बताया है कि किसी परिणाम को दुर्घटना तभी माना जा सकता है जब वह कार्य जिससे ऐसा परिणाम कारित हुआ है जो कारित करने के आशय से ना किया गया हो। आ गया ना यहाँ पे कि कारित करने के आशय से ना किया गया, इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसका, ऐसे घटित होने की संभावना भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है।
अगर संभावना है तो फिर यहाँ पे इस धारा का लाभ नहीं दिया जाएगा उस अभियुक्त को। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आशय के बिना किया गया है, उसको ना तो नॉलेज हो ना आशय इंटेंशन हो, साथ ही साथ ऐसे घटित होने का, ऐसा अपराध घटित होने का कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं होने चाहिए, कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, इस धारा का लाभ दिया जाएगा अभियुक्त को। आ गई बात समझ में। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है कि कार्य जिससे अपहान कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहान के निवारण के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि गुरुतर अपराध को कम करने की, उसके गुरुतर अपराध के निवारण के लिए लघुतर अपराध करना, यानी कि बड़ी हानि को रोकने के लिए क्या करना, छोटी हानि कारित करना। ये तो ज़्यादा अच्छा है कि बड़ी हानि हो, उससे अच्छा तो है कि छोटी हानि हो जाए। तो इसी के लिए यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 19 में। तो जो सेक्शन 19 है आपका, तो आईपीसी की बात करें हम तो यहाँ पे जो सेक्शन 81 था, 81 सेक्शन आईपीसी का, उसमें यह बताया गया था आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित, यानी कि यहाँ पे ज़रूरी है वो चीज़ करना। अगर यहाँ पे अगर नहीं किया जाए तो बड़ी हानि क्रिएट हो जाएगी, उससे ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे छोटी हानि करने के लिए ये आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी में या फिर बीएनएस में आवश्यकता का सिद्धांत कहाँ पर है, तो बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 19 में, और यहाँ पे अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 81 में। आ गई बात समझ में। तो कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहान कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहान कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति की या संपत्ति को अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई हो। यानी कि आप जो छोटी हानि कर रहे हो वो भी एक अपराध ही है, यानी कि आप बड़े एक्ट को रोकने के लिए, यानी बड़ा एक्ट जो है अपराध तो वो भी है, और जो छोटा एक्ट है वो भी अपराध है। तो बड़े अपराध ना हो, इससे अच्छा है कि एक छोटा सा अपराध हो जाए। ठीक है, दो ही कंडीशन होगी, या तो बड़ा अपराध होगा या छोटा अपराध होगा। तो आप क्या चाहोगे कि छोटा अपराध हो ना, तो आवश्यकता तो छोटे अपराध की भी, यहाँ पे तो आवश्यकता का सिद्धांत यहाँ पे प्रतिपादित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है आवश्यकता का सिद्धांत कि आपात परिस्थितियों में, ठीक है, आपात परिस्थितियों में दो में से कोई भी हानि अनिवार्य हो तो छोटी हानि हो, ऐसा प्रयत्न विधि सम्मत है। यानी कि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अगर बड़ी हानि हो रही है तो वो हानि ना हो के कोई छोटी हानि हो जाए। तो अगर ये ऐसा आपने अटेम्प्ट किया, ऐसा प्रयत्न किया, तो वो विधि सम्मत है, विधि के खिलाफ नहीं है। ठीक है, विधि के अनुकूल ही है ये सब एक्ट। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, गुरुतर अपहान के निवारण के लिए लघुतर अपहान करना। गुरुतर का मतलब बड़ा हानि को रोकने के लिए, अपहान को निवारण, यानी निवारण का मतलब रोकने के लिए एक छोटी सी हानि कर देना, छोटा सा अपराध कर देना। ये बात होगी आपकी सेक्शन 79 और सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस की, जो आवश्यकता के सिद्धांत की बात करता है। अब ये आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में ना, यहाँ पर आपको एक केस भी है। केस कौन सा है आपका, डडले बनाम स्टीफेंस का केस। अब डडले बनाम स्टीफेंस का केस क्या था, ये दो नाविक और 17 वर्ष का बालक था। यानी कि दो नाविक थे और उसमें क्या हुआ, एक 17 वर्ष का बालक था। अब ये बीच में एक तूफानी समुद्र आता है, तूफानी समुद्र में फंस जाते हैं और विवश होकर उनको एक छोटी नाव में शरण लेना पड़ता है। यानी कि बहुत भयंकर समुद्री तूफान आया, तो उनको क्या किया गया, एक छोटी नाव का सहारा लेना पड़ा, उसमें शरण लेनी पड़ी। अब जब छोटी नाव का शरण लिया, उसमें क्या हुआ कि वो नाव समुद्र तट से 1000 मील दूर चली गई बहकर। अब जब 1000 मील दूर चली गई तो उनको खाने पीने की कुछ सुविधा थी नहीं। उन लगभग 20 दिन तक वो भूखे रहे। बाद में क्या हुआ कि जो दो नाविक थे, ठीक है, दोनों नाविक में एक दूसरे से सलाह मशवरा किया और बोला कि एक काम करते हैं, जो 17 वर्ष का बालक है उसको मारते हैं, उसको खा जाते हैं, उसके जो मांस है उसको खाते हैं, अपनी भूख शांत करते हैं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है हमारी। तो यहाँ पे क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को मार के खा गए। अब जैसे ही उस बच्चे को मार के खा गए तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो पहुँचे तो उन पर हत्या का मामला चला। यानी कि उन दोनों ने क्या किया, उस बालक की हत्या कर दी।
तो यहाँ पे जब हत्या का यहाँ पे मामला चला तो उन्होंने तर्क क्या दिया, बचाव क्या लिया कि उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए एक बालक की मृत्यु की। यानी कि अगर हम ये नहीं करते तो हम 2 लोग मरते, यानी बड़ी अपहानी होती, जब बड़ा अपराध होता। तो यहाँ पे इससे अच्छा हमने क्या किया, एक छोटे से बालक को मार के छोटी अपहानी कर दी, छोटे अपराध कर दिए। तो यहाँ पे न्यायालय ने इनको हत्या का दोषी माना और कहा कि यहाँ पे अपना जीवन बचाने के लिए ना अब ये दूसरे का जीवन यहाँ पे समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा था तो आप एक काम करते हैं, आप अपना खुद का मांस खा लेते, ठीक है, इतनी भूख थी तो यहाँ पे क्या किया गया, हत्या का दोषी इनको माना गया दोनों को। ये हो गया। अभी जो आवश्यकता का सिद्धांत की बात करते हैं, सेक्शन 19 की बात करते हैं, इसके आवश्यक तत्व की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आवश्यकता तो क्या है कि किया जाने वाला निवारक कार्य विधिक रूप से अपराध हो, यानी कि आप जो छोटी अपहानी करने जा रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी एक अपराध होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा कार्य व्यक्तिगत या सांपत्तिक क्षति को रोकने के लिए हो, यानी कि आप जो छोटी अपहानी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, या तो व्यक्तिगत क्षति रोकने के लिए या सांपत्तिक क्षति रोकने के लिए। तीसरा आता है कि बिना आपराधिक आशय को, यानी कि आपको कोई ऐसा अपराध करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, सडनली ऐसा कार्य हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है क्षति रोकने के लिए, क्षति पहुंचाई गई है उससे अधिक ना हो, यानी कि आपने जो अपराध किया है किसी बड़े अपहान को रोकने के लिए ना, तो वो बड़ी जो अपहानी है ना उससे छोटी ही होनी चाहिए जो आपने अपराध किया है, ठीक है ना। तो जो आप बाद में आपने अपराध किया है ना उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे झोपड़ी बने हुए हैं, ठीक है, एक से सटे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे जो झोपड़ी बने हैं तो एक में आग लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस वाले में क्या हुआ, आग लग गई। अब यहाँ पे इस आग को रोकने के लिए क्या किया गया, इन दोनों झोपड़ियों को गिरा दिया गया कि ताकि आग ना फैले, नहीं तो बाकी इधर जो झोपड़ी बनी है सब में आग फैल जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो बड़ी हानि रोकने के लिए ना एक छोटी हानि कर दिया गया कि इस बीच में जो मकान थे या फिर जो झोपड़ी थी उसको गिरा दिया गया, ठीक है। तो ये है आपका छोटा सा एग्जाम्पल। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तथ्य स्पष्टीकरण है कि यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानी का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति और इतनी आसन न थी कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उससे अपहानकारी होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफ़ी योग्य था। अब यहाँ पे अब बड़ी अपहानी को रोकने के लिए आपने कोई छोटी हानि की है या फिर कोई अन्य कारण था, अब वो तो तथ्य का प्रश्न है, उस केस के जो सिचुएशन से जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख कर यहाँ पर पता लगाया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 और सेक्शन 21 इन दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। एक कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा अपराध हो रहा है और दूसरा 7 से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा अपराध हो रहा है। तो दोनों को पनिशमेंट कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तब यहाँ पे कहता है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, यानी कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर 6 वर्ष का बालक है, चाकू लेके जाता है, किसी को मार देता है, किसी के पेट में घुसेड़ देता है, भले वो ना मरे, थोड़ी बहुत तो चोट आई होगी, तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भाई उसका इलाज हो जाएगा, बस हो गया, बाकी इसको कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी 6 वर्ष। अब क्यों, क्योंकि ये 7 वर्ष से कम आयु के होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, डोली इन कैपेक्स, अर्थात अपराध करने में ये अक्षम होते हैं, ये अच्छा बुरा समझने में इस असमर्थ होते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये समझने में अक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, इनको इस अपवाद का लाभ दिया जाता है अगर 7 वर्ष से कम आयु के बालक हैं। लेकिन अब जैसे ही मान लीजिए 7 वर्ष का बालक हो जाता है, 7 वर्ष या उससे अधिक का, किंतु 12 वर्ष से कम आयु का है,
तो यहाँ पे इस बालक के द्वारा अगर अपराध किया जा रहा है तो यहाँ पे देखा जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है कि जो वह एक्ट कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उस एक्ट का जो परिणाम निकलने वाला है, उस परिणाम को समझता है कि नहीं समझता है, वो परिपक्व समझ का है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, उसको अपराध दिया जाए, अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। अब दंड कैसे दिया जाएगा, उसको सुधार गृह में भेजा जा सकता है। जो सुधार गृह होते हैं बच्चों के लिए, वहाँ पे भेज दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक केस है, केस हम देखिए, उल्ला महापात्रा 1950 का केस है, जिसमें क्या हुआ, एक अभियुक्त था जो 11 वर्ष का था। अब 11 वर्ष का बालक, तो उसने क्या किया, एक चाकू उठा लिया और मृतक को मारने की धमकी दी। इसने क्या किया, एक व्यक्ति था, अब उस व्यक्ति को क्या किया, बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, चाकू लेके आया था। अब चाकू लेके आया तो था मारने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको चाकू मार ही दिया और वह व्यक्ति मर गया। तो यहाँ पे जो न्यायालय है, जो न्यायालय ने क्या धारणा किया है कि जो ये पूरा सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, मल्टी सप्लेट एटेटम, यानी कि ये मैक्सिम है, इस सूत्र पर लागू होती है। अर्थात ये जो परिपक्व समझ का बालक था, इसे सोचने समझने की शक्ति थी उसमें कि वह जो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया गया, सजा सुनाई गई। 5 वर्ष के लिए इसको क्या किया गया, सुधार केंद्र में भेजा गया। यहाँ पे इसको 5 वर्ष के दंड दिया गया। तो ये जो हमारा जो आपका धारा 20 और धारा 21 है ना, ये क्या कहता है, ये सुधारात्मक प्रवृत्तियाँ, अगर अपराध हो भी जाता है ना तो उनको सुधारने के लिए क्या किया, सुधार गृह में भेजा जा सकता है। ये दंडात्मक प्रवृत्ति के नहीं हैं, इनका ये उद्देश्य है, यानी जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सुधारने का काम है ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। इसमें कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अब ये छोटी सी लाइन तो लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इडियट पर्सन हो, देखिए जड़ बुद्धि का हो, जो विकृत चित्त यानी पागल टाइप का हो, पागल हो, तो वो अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको छूट मिल जाती है, यानी कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन कब, किस कंडीशन में, यानी कि जब वह एक्ट कर रहा हो, यानी जब वह अपराध कर रहा हो उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, पागल होना चाहिए या फिर इडियट पर्सन होना चाहिए, जड़ बुद्धि होना चाहिए, तभी यहाँ पे उसको यहाँ पे छूट मिलेगी। इस दंड से यहाँ पे अपवाद के तहत उसको लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे ए नाम का जो व्यक्ति है वो कुछ टाइम के लिए पागल रहता है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जब कुछ टाइम के लिए जब ठीक हो जाता है और वह तब एक्ट करता है ना, तब यहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो पागल होता है, जिस टाइम में पागल होता है, वो सोचने समझने की शक्ति उससे क्या होती है, छिन जाती है, वो सोचने समझने में असमर्थ हो जाता है। और उस टाइम पे अगर कोई अपराध करता है तो यहाँ पे इस धारा का लाभ मिलेगा, धारा 22 का। जो आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 484 में था, विकृत चित्त व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या मिर्गी का दौरा जो पड़ता है या फिर चिड़चिड़ापन स्वभाव रहता है, वो विकृत चित्त में आता है कि नहीं, यानी चित्त विकृत में आता है कि नहीं आता। तो ये जो केस है डॉक्टर यानी हरि सिंह गौड़ बराम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2009 का केस था। अब इसमें डिसाइड क्या किया गया कि जो मिर्गी के दौरे आते हैं ना, या फिर अगर किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है, वो विकसित विकृत नहीं है, उसको इस धारा का लाभ नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 22 या आईपीसी की बात करें तो आईपीसी 84 की। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है और जिस टाइम पे अपराध कर रहा है उस टाइम पे क्या होना चाहिए, पागल टाइप का होना चाहिए, चित्त विकृत होना चाहिए, तभी उसको इस धारा का लाभ मिलेगा। अदरवाइज वहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो अपराध कर रहा है अगर पागल है तो उसको सोचने की समझने क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो कुछ भी कर रहा है उसको ये नहीं पता होता है कि ये विधि के विरुद्ध है, ये दोषपूर्ण है या कैसा है, बस उसको करना है, वो कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद आता है यहाँ पे अगर कोई पूछे कि मैकनॉटन का नियम कौन से धारा से संबंधित है, तो आईपीसी का सेक्शन 84 और यहाँ पे सेक्शन 22 बीएनएस का।
क्योंकि जो नियम हैं वो तो इसमें भी आएंगे। कानून नया है, लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो तो पहले के ही हैं बहुत सारे। तो जो आपके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन सिद्धांत बताए गए हैं, वो सारे चीज़ वही रहेंगे, पुराने ही रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पे एक्ट ख़त्म हो रहा है, एक्ट क्या रिपील्ड कर दिया जा रहा है, आईपीसी को रिपील्ड कर दिया जा रहा है। बाकी जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मैकनॉटन का नियम था उसमें क्या प्रतिपादित किया, यहाँ पे क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसको कोई बीमारी थी, उसको ऐसा लगता था उसको कोई पीछा कर रहा है, कई दिनों से पीछा कर रहा है, और बाद में क्या करता है, एक गोली मार देता है। और गोली जैसे ही मारता है तो उसने ये समझ के गोली मारता है कि वहाँ का जो पीएम है उसको मारा है गोली, और उसने क्या बोला कि ये मेरे जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, यानी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण वही था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोष मुक्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लैंड था वहाँ के हर जगह क्या हुआ, अफरा तफरी मच गई, भाई इस ऐसा जजमेंट क्यों दिया गया। उसके बाद से मैकनॉटन नियम यहाँ पे प्रतिपादित किया गया कि विकृत चित्त संबंधी नियम क्या है, कि यह है कि विकृत चित्त कोई कार्य अर्थात अपराध कारित करने के समय रही हो, यानी कि जब ऐसा कार्य या अपराध कर रहे हो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, विकृत चित्तता होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। दूसरा कहता है कि अभियुक्त कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ हो, यानी जब वो एक्ट कर रहा है, जो वह अपराध कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है, उस ऑफेंस को करते समय उस कार्य की प्रकृति को नहीं ना समझ पाए, जानने में असमर्थ हो, उसके परिणाम को जानने में असमर्थ हो, कि अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, गोली मार रहा हूँ, चाकू मार रहा हूँ, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये जानने में असमर्थ होना चाहिए। तीसरी चीज़ यह जानने में असमर्थ हो कि वह जो कुछ कर रहा है वो विधि विरुद्ध है या दोषपूर्ण है, एक कैसा है, यह भी जानने में वह असमर्थ हो, तभी इस धारा 22 का उसको लाभ दिया जाएगा, जनरल एक्सेप्शन के तहत उसको यहाँ पे फॉल करेगा। लेकिन ये चीज़ उसको साबित करनी होगी, एक्यूज्ड को साबित करनी होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, जो साधारण अपवाद है उसके तहत ना, अगर कोई चाहता है, कोई एक्यूज कि मुझे साधारण अपवाद के अंतर्गत आता हूँ, तो उसको ये साबित करना होगा, ये प्रूफ करना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट रहेगा, ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका एक्यूज के ऊपर, यानी अभियुक्त जो अपराधी है। आ गया समझ में सेक्शन 22। अब आते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। मत्तता का मतलब क्या होता है, मत्ता का मतलब कि हो सकता है वो शराब पिया हो, नशे में हो, कोई अदर चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ड्रग्स भी आ सकता है इसके अंदर, जो ड्रग्स जो नशे के लिए यूज किया जाता है, नशे के लिए कई इंजेक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कहता है, कोई बात अपराध नहीं है। अब कौन सी बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कुछ कर रहा है दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, या जानने में असमर्थ है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो मत्तता के कारण वह कर रहा है, यानी वो नशे में है और नशे में कोई ऐसा अपराध कर देता है तो और उसको ये नहीं पता है कि जो वह कार्य कर रहा है उस विधिपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने, सारी चीज़ जानने में असमर्थ है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और यहाँ पे आ जाती है, इसको यहाँ पे सेक्शन 23 का अपवाद का लाभ तभी दिया जाएगा जब वह चीज़, यानी जिससे उसे नशा हुआ है, जिससे उसे मत्तता हुई है, वह ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। यानी कि अगर ए नाम का व्यक्ति है, इसको क्या होना चाहिए, इसको किसी ने नशा करवाया हो, कोई चीज़ इसको दी हो ज़बरदस्ती, यानी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो इसके, यानी ए का कोई मन नहीं था नशा करने का या फिर उस कोई ऐसी नशीली दवा या नशीली चीज़ लेने का, फिर भी इसके इच्छा के विरुद्ध इसको पिलाई गई है और यहाँ पे क्या किया गया है, इसके ए के द्वारा कोई अपराध कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको ए को इस सेक्शन 23 का लाभ मिल जाएगा जो आपका सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी में था। सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो जनरल एक्सेप्शन है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट इसमें है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इच्छा के विरुद्ध उसको अगर नशे में पिलाई गई है, यानी उसको जान के बिना पिलाई गई है,
तो यहाँ पर क्या होगा, वो अगर इस सेक्शन 23 में फॉल करेगा और उसको यहाँ पे साबित करना पड़ेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे रहेगा, अभियुक्त पे ही रहेगा। ये तो हो गई इच्छा के विरुद्ध पिलाई गई। लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन 24 कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है। अब इसमें क्या होता है, ऊपर तो इच्छा के विरुद्ध पिलाई गई थी, लेकिन यहाँ पे वो खुद से ले रहा है, कोई नशीली चीज़ ले रहा है, कोई शराब पी रहा है और नशे में है। अब उसको ऐसा आशय ज्ञान है भाई, उसको आशय ये ज्ञान है ना भाई, वो जो चीज़ ले रहा है वो नशे वाली चीज़ है और उसको उससे क्या होगा, नशा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, उसको विशेष आशय ज्ञान तो है, और अगर इस ऐसा उसका विशेष आशय ज्ञान रहा और उसने कोई एक्ट ऐसा किया जो अपराध है, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इच्छा के साथ पे अपनी इच्छा, स्वयं की इच्छा से पी रहा है, वो स्वयं की इच्छा से मतता में हो रहा है। लेकिन सेक्शन 23 कहता है कि इच्छा के विरुद्ध दी गई हो उसको, तभी उसको लाभ मिलेगा। आ गई बात समझ में। ये हो गया आपको सेक्शन 23, 24 एक साथ आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है, सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपाधि करने का आशय ना हो, ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। अब यहाँ पे देखिए, सम्मति से किया गया कार्य, यानी कि ए जो है अपनी सहमति देता है बी को कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें क्या हो कि मृत्यु या घोर उपाधि करने का बी का इंटेंशन, मान लीजिए बी का जो है इंटेंशन मृत्यु या घोर उपाधि करने का नहीं है, और ना ही उसका ये ऐसा एक ज्ञान है कि ऐसी संभावना है कि उसके किसी एक्ट से ए की जान चली जाएगी। ठीक है, फिर भी ए ने क्या किया है, कुछ करने के लिए यहाँ पे अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, तो उसके लिए धारा 25 कहती है, सेक्शन 25 कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कैद करने की आशय से ना की गई हो, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान ना हो कि उसने मृत्यु या घोर उपाधि करने का संभाव्य है, किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने अपहान सहन करने की अभिव्यक्ति या विपक्षी सहमति दी है। यानी कि जो सहमति देने वाला व्यक्ति है वो 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, अभी एक केस लॉ है उसके माध्यम से। ठीक है, यानी कि जो सहमति देने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहान सहन करने की अभिव्यक्ति विपक्षी सहमति दी, या तो इम्प्लाइडली यहाँ पे क्या किया, कंसेंट दिया होगा, या एक्सप्रेसली यहाँ पे कंसेंट दिया होगा। तो कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशायित हो, जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने अपहान जोखिम उठाने की सहमति दे दी, इस बात का। अब यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, पहली चीज़ तो ये नोट डाउन करिए। दूसरी चीज़ ये है आपका कि उसने क्या किया है, अपनी सहमति दी है। सहमति क्या, किस चीज़ के लिए, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को सहमति दे दी। अब उस सहमति के तहत जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसने सहमति दी है, उससे क्या करता है, कोई कार्य करता है, कोई एक्ट करता है, और हो सकता है उस एक्ट के कारण उसकी डेथ हो जाए या फिर घोर उपाधि हो जाए, उपाधि हो जाए। चूँकि यहाँ पे जिसने ऐसा किया है, जिसने ऐसा अपराध किया है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही उसको ऐसी नॉलेज थी, ना ही संभावना थी कि उससे मृत्यु हो जाएगी। फिर भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो उसको सेक्शन 25 का लाभ मिलेगा। एक केस कौन सा था, सीव कीन जो 1915 का एक केस था। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति था, इसने दावा किया कि इसने एक हथियार बनाया है जिससे अगर उस काटा भी जाए, किसी को मारा जाए तो उस पर चोट नहीं पहुंचती है। ठीक है, ए ने अपनी सहमति दी कि आप, बी से कहता है कि आप मुझ पर ये हथियार अप्लाई कर सकते हो, चलाकर देख सकते हो। अब बी ने क्या किया, इस पर चला के देखा, एक बार चलाया नहीं लगा, दूसरी बार चलाया, क्या हुआ, इसको लग गई, इसकी चोट आ गई। ठीक है, उसकी बाँह पर चोट आई। अब जैसे ही बाँह पर चोट आई, उसका रक्त ज़्यादा बहने लगा, रक्त ज़्यादा बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो जो बी है, बी को इस धारा का लाभ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो था 18 वर्ष से अधिक का था, उसने अपनी सहमति दी हुई थी कि उसको कोई भी ऐसी चोट नहीं लगती उसके हथियार से।
तो ये चीज़ें यहाँ पे है, तो इसको क्या किया गया, इसको छोड़ दिया गया, इसको दोष मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहते हैं किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया जिससे मृत्यु कारित करने की आशय नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 26 का एक शल्य चिकित्सक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाई नाम का व्यक्ति आता है जो काफ़ी वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर रोग से व्यस्त है, ग्रस्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बी की जो बाई है इसकी मृत्यु के होने की संभावना है, किंतु यदि हो सकता है इसका इलाज हो जाए तो हो सकता है बच जाए। तो यहाँ ने ए ने क्या किया, पहले तो सहमति ले ली, ठीक है, बाई से सहमति ले ली कि उसका उपचार करेगा। अब यहाँ पे सद्भावपूर्वक यहाँ पे क्या करता है, इसका इलाज चालू कर देता है। यहाँ पे इसका एक कोई इंटेंशन नहीं है कि बाई की डेथ कर दे, यानी बाई को मार दे। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, इलाज करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद बाई क्या हो जाती है, बाई की डेथ हो जाती है बाद में। तो यहाँ पे ए जो है डॉक्टर जो है यहाँ कहाँ पे संरक्षित है, धारा 26 में संरक्षित है। जो आईपीसी की सेक्शन 88 था उसको सेक्शन 26 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो संरक्षित होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेक्शन 26 में, यहाँ पर बीएनएस में। और वहीं बात करें अगर आईपीसी में, तो आईपीसी में सेक्शन 88 में। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अब यहाँ पे एक केस था, केस कौन सा था, घाटगे का मामला था, 1948 का मामला था। ये क्या हुआ था, एक विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, रूल्स एंड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, प्रधानाध्यापक द्वारा किसी व्यक्ति को युक्त रूप से शारीरिक दंड दिया गया, यानी सद्भावनापूर्वक उसको दंड दिया गया ताकि विद्यालय का अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन में रहें सब लोग। तो जो डिसिप्लिन में रहने के लिए जो शारीरिक दंड दिया जाता है न्याय विद्यालय वगैरह में, तो वो भी क्या है, वो भी इसी धारा के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट धारा 27। धारा 27 क्या कहता है, संरक्षक द्वारा या उसको सम्मति से या बालक के व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया, यानी कि कोई बालक कौन होगा, जो 12 वर्ष से कम आयु का होगा। अब 12 वर्ष से कम आयु का है तो वो अगर सहमति देता भी है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाती है, यानी कि अगर वो कंसेंट दे भी देता है ना तब भी वो कंसेंट नहीं मानी जाती। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है और अगर उसके फ़ायदे के लिए, हो सकता है वो 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या हो कि वो पागल हो, विकृचित हो, या फिर अदर कोई रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे अगर उसके फ़ायदे के लिए उसके संरक्षक ने सहमति दी है, हो सकता है बीमार हो, तो बीमारी में उसका इलाज करवाना पड़ता है, तो उसके संरक्षक ने क्या किया, उसकी सहमति दी, तो ये कोई अपराध नहीं है। अगर वहाँ पे सहमति के साथ कोई अपराध हो भी जाता है, कोई अपहानि हो भी जाती है ना, तो भी यहाँ पे वो अपराध नहीं माना जाएगा, इसको यहाँ पे संरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन अपवाद कुछ है। अपवाद क्या कहता है कि लेकिन अगर यदि मान लीजिए जो कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो श्वास मृत्यु करने या प्रयत्न करने पर है, यानी कि संरक्षक ने सहमति तो दे दी उस 12 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए कि आप उसका इलाज करें या फिर आप उसके जो विकृचित है तो उसको उसमें ठीक करें, या फिर कोई अदर रीजन जो भी है उसको बीमारी है, तो यहाँ पे सहमति तो दी है, लेकिन ये सहमति कतई नहीं दी है कि आप उसका श्वास मृत्यु कर दो या फिर मृत्यु करने का प्रयास करो, उसकी डेथ कॉज करने का प्रयास करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि मृत्यु घोर उपाधि या किसी रोग से मुक्त करने से भिन्न किसी ऐसे कार्य में जिसमें मृत्यु होना संभाव्य हो, यानी कि अगर उसको रोग से मुक्त करने के लिए किया जा रहा है या फिर मृत्यु घोर उपाधि से बचाने के लिए उसको ऐसा कार्य किया जा रहा है तब तो ठीक है,
ठीक है, इस धारा का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि इससे भिन्न अगर उसको ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, संभावना है, तो यहाँ पे इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे देखिए स्वेच्छा घोर उपाधि करने या प्रयत्न करने पर नहीं होगा इसका विस्तार, यानी कि यहाँ पे भी पनिशमेंट मिलेगी अगर आप स्वेच्छा घोर उपाधि कर देते हो या फिर उसके घोर उपाधि करने का प्रयास करते हो, जब तक कि कार्य उपाधि या मृत्यु के निवारण के लिए ना हो। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आप जो एक्ट कर रहे हैं वो घोर उपाधि या मृत्यु के निवारण के लिए कर रहे हैं, तब तो ठीक है, आपको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी इस धारा के, इस धारा के तहत आपको क्या है, बचाव मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने स्वेच्छा घोर उपाधि या प्रयत्न किया तो फिर आपको यहाँ पे इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर ना होगा इस जिस अपराध के लिए किया जाने पर इसका विस्तार नहीं है। यानी ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, मृत्यु, घोर उपाधि, अगर उनके दुष्प्रेरण भी किया जाता है ना तो भी उस पर ये लागू नहीं होगा, इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि सहमति के बारे में कि 12 वर्ष से कम आयु का बालक अगर सहमति देता है तो उसकी सहमति वैलिड नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, सम्मति कम मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सहमति है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी भय या भ्रम के अधीन में कोई सहमति देता है, किसी कोई डरा धमका रहा है किसी व्यक्ति को और कहता है कि आप मुझे ऐसे क्या करें, ऐसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, बी नाम का व्यक्ति आया ए के घर में, ए को कुछ धमकी देता है कि अगर अपने घर का जो सामान है वो बाहर नहीं दोगे मुझे, अपनी जो ज्वेलरी रखे हो ज्वेलरी अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसने क्या किया है, भय के अधीन अपनी सहमति दे दी है कि जाके ले लो। तो ये जो बी ने जो सहमति ली है वो किसके तहत ली है, भय के तहत ली है, या फिर हो सकता है किसी भ्रम के अधीन ली गई हो, तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी। ये परिभाषा खंड है, सहमति की परिभाषा बताता है। अगर सहमति की परिभाषा अगर कोई पूछे कहाँ पे है तो सेक्शन 90 आप बता सकते हो आईपीसी की और सेक्शन 28 बीएनएस की। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर कोई व्यक्ति चित्त विकृत है या फिर मत्तता में है तो वहाँ पे अगर वो सहमति देता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, मान लीजिए नशे में है, ठीक है, नशे में कहता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है तुम ले सकते हो, ठीक है, 2 एकड़ की प्रॉपर्टी है तुम 10,000 में ले लो, ठीक है, अगर इसी सहमति देता भी है ना तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। तीसरी चीज़ अगर 12 वर्ष से कम आयु का बालक के द्वारा सहमति दी जा रही है तो उसको कोई मायने नहीं रखता कि उसको सहमति दिया है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है धारा 29। धारा 29 क्या कहते हैं, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी कि ऐसे कार्य जिसमें सहमति दे या ना दे किया जाएगा जो अपराध ही माना जाए। अब मान लीजिए एक सेक्शन है आपका गर्भपात करने का, यानी मिसकैरेज करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक लेडीज है ए नाम की और बी को अगर सहमति दे देती है कि जो इसका पेट में बच्चा है उसको गिरा दिया जाए, गर्भपात करवा दिया जाए, बी को सहमति दे दी, तो फिर भी ये अपराध माना जाएगा। कंसेंट दिया गया है फिर भी, क्यों? क्योंकि मिसकैरेज करना भी एक अपराध है। जो करेगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, जो करवाता है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, यानी सबको पनिशमेंट यहाँ पे मिलती है। यानी कि आप ऐसा कार्य कर ही रहे हो जो स्वतः अपराध है भाई, आपको कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं है। कंसेंट दें या ना दें, बिना कंसेंट के भी या फिर कंसेंट के साथ भी वो अपराध ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी, यानी कि अपहान करने के बिना ही स्वतः ही अपराध है वो, तो आप सहमति दो या फिर सहमति ना दो। उसके बाद आता है नेक्स्ट, सम्मति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अब मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं इसको। ए नाम का व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इसे लाया गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ये ऐसा असमर्थ है कि अपनी सहमति दे दे इलाज करवाने के लिए, ठीक है। अब इसका कोई गार्जियन नहीं है, ना ही इसका कोई संरक्षक है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे इसके बचाने के लिए इसका सद्भावपूर्वक क्या किया जाता है, इसकी सहमति के बिना इसका इलाज चालू कर दिया जाता है। अब जब इलाज चालू किया गया तो मान लीजिए एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई।
तो जो डॉक्टर है जिसने ऐसा अपराध किया है, जिसने ऐसे इलाज के दौरान यहाँ पे अपहानी कारित कर दी कि अगर कोई यहाँ पे इन पे इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने क्या किया, बिना कंसेंट के इनका इलाज किया और मार दिया इनको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सद्भावपूर्वक यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। अगर वो इनका इलाज नहीं करता तो भी वो मर जाता। इसलिए यहाँ पे सहमति के बिना क्या किया जा रहा है, उसके फायदे के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे अपवाद का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें इसका विस्तार कहाँ पर नहीं होगा, ये अपवाद बताया गया है। तो जो अपवाद आपने पढ़ा है सेक्शन 28 में, सेक्शन 27 में, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे का अपवाद वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, वहाँ पे दोबारा जा सकते हो पढ़ के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहते हैं, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। यदि किसी व्यक्ति को फायदे के लिए कोई सूचना दी गई है और अपहानि हो जाती है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, ये इलाज करवाने के लिए कहाँ गया है, डॉक्टर साहब के पास गया है, बी नाम के डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, इनको कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। ठीक है, तो ए ने क्या किया, कुछ टेस्ट करवा लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी है इन्होंने करवाया। अब जब यहाँ पे रिपोर्ट आई तो बी के पास पहुँचे ए, तो बी ने क्या कहा कि आपको कोई ऐसा कोई रोग बता दिया, कोई डिसीज़ बता दी कि आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। एक तो वैसे भी ये बीमार, ऊपर से और यहाँ पे क्या किया कर दिया गया, इनको बता दिया गया, तो हो गया इनका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से ये क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ पे ये बी को कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको पनिशमेंट मिलेगी। बी को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लाभ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने सद्भावनापूर्वक भाई संसूचना दी थी कि आप उसके कुछ परहेज कर लें, कुछ आप जो दवाई खाएं, हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन आपको क्या हुआ, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ऐसी बीमारी बता दी इन्होंने कि आप ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना है, इसमें कोई अपराध नहीं है। उसके बाद आता है वह कार्य जिसको करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। भाई कोई व्यक्ति है जिसको धमकी दी गई है कि अगर अब तुमने ऐसा कार्य नहीं किया, और कैसा कार्य, जो अपराध है, किसी अपराध को करने के लिए कहा जा रहा है और धमकी दी जा रही है, तो वहाँ पर भी इसको छूट मिल जाएगी। यहाँ पे उसका अपवाद है, यानी कि यहाँ जो साधारण अपवाद की धारा 32 है, इसमें क्या हो जाएगा, उसको लाभ दे दिया जाएगा। यानी कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, बी के पास जाता है, इसको धमकी देता है, और धमकी देने के बाद कहता है कि तुम जाके सी के यहाँ चोरी करोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो धमकी दी जा रही हो ना, तो धमकी किस तरह की होनी चाहिए, युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए। यानी ए अगर बी को धमकी दे रहा है तो बी को आशंका किस चीज़ की होनी चाहिए कि अगर ए के द्वारा बोला गया एक्ट, अगर कोई कार्य अगर मैंने नहीं किया तो हो सकता है मेरी यहीं मृत्यु कारित हो जाए। ठीक है ना, युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए कि अगर धमकी का जो परिणाम है कैसा होना चाहिए, मृत्यु होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, इस पर लागू होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि आप अगर कोई धमकी, एक बी को मान लीजिए धमकी दे रहा है कि जाके तुम सी का मर्डर कर दो, तो इस पर ये अगर बी मर्डर कर देता है तब इस पर लागू नहीं होगा ये धारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि हत्या मृत्यु से दंडनीय अपराध को छोड़कर अगर कोई कार्य किया जाता है तब तो छूट मिलेगी, तब तो इसका बचाव मिलेगा। लेकिन अगर हत्या मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने की धमकी दी जाता है और आप वो मृत्यु से दंडनीय अपराध कर देते हो तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए ने अगर बोला कि अगर सी को नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यहीं पे बंदूक लेके आया हुआ है, तो यहाँ पे खुद को बचाने के लिए दूसरों को तो नहीं मार सकता ना। हाँ, चोरी कर सकता है, ठीक है, किसी को हर्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत मार पीट सकता है, इतना कर सकता है, लेकिन किसी की हत्या नहीं कर सकता। अगर हत्या कर देता तो उसको भी हत्या का चार्ज लगेगा और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अब आता है लास्ट सेक्शन, ट्रिफलिंग एक्ट, यानी कि तुच्छ अपहानि कारित करने वाले अपराध। इस पर विधि तो ध्यान देती ही नहीं है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए ना तो ढेरों केस में यहाँ पे फाइल होते रहेंगे और यहाँ पे कभी यहाँ पे क्लियर होगा ही नहीं केस। एक तो ऐसे भी इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या कर लिया, बी का पेन ले लिया। अब क्या बी जाके एफआईआर दर्ज करवा देगा? बी ने एक पानी की बोतल रखी तो ए ने पानी पी लिया। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि जैसे आप हैं, ठीक है, आप जहाँ बस में जा रहे हैं, बस में क्या हुआ, धक्का मुक्की लगता रहता है,
तो जैसे बस खड़ी हुई अचानक से, तो धक्का लग गया आपको किसी से, तो आप क्या करोगे, जाके एफआईआर कर दोगे? ऐसा नहीं कर सकते ना, ये तुच्छ सी बातें हैं। ठीक है, अगर किसी के घर में नीम का पेड़ लगा हुआ है, नीम के पेड़ से आपने क्या किया, दातून तोड़ लिया, ठीक है, एक लकड़ी तोड़ ली नीम से और उसके ब्रश बना लिया और उसको ब्रश कर लिया, तो क्या ऐसे इसके लिए एफआईआर नहीं होगी, ना ही इसके लिए आप कोर्ट जाओगे? ये तुच्छ से कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य हैं, इसके लिए आप यहाँ पे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, इस पर विधि ध्यान देती ही नहीं है। ये आ गया आपका सेक्शन 33। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस के बारे में। ठीक है, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर कोई अपराध होता है तो उसमें क्या कंडीशन बताई गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।